ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। कॉपी बंद, समझो एक बार, ठीक है। तुम्हारे लिए बिल्कुल नया है सब कुछ, इसमें बाद में नोट करेंगे, जब मैं बोलूँगा तब नोट करेंगे, ओके। आप लोगों ने पढ़ा ऑल्टरनेटिंग करंट है तो हम बोलते हैं एसी, और एक होता है डीसी, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू इज डायरेक्शन चेंज periodically and direction remain same. That is the only difference between the two, ठीक है, AC and DC। अब इसके बाद दो वर्ड और यूज होते हैं, दैट इज वेरिएबल एंड स्टेडी। वेरिएबल एंड स्टेडी, वेरिएबल मीन चेंज with time and doesn't change with time. Accordingly टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? दो ये स्टेडी डीसी, वेरिएबल डीसी, ठीक है, स्टेडी एसी एंड वेरिएबल एसी, राइट। जो सबसे बड़ा मिथ है, एसी वो होती है जो चेंज होती रहती है, नहीं, एसी का मैग्नीट्यूड सेम भी रह सकता है, डायरेक्शन चेंज होगी हमेशा। डीसी वीटेक हमेशा कांस्टेंट होती है, नहीं, इट मे बी चेंजिंग। तो अकॉर्डिंगली, लाइक इफ आई टॉक अबाउट दिस like this is called variable DC, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डीसी, राइट। डीसी और एसी में डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्शन से। अगर डायरेक्शन सेम रहती है देन इट इज डीसी, और डायरेक्शन चेंज होती है तो एसी, राइट। फिर उसके बाद ये चेंज हो रही है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, इट इज इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस, तो इसको हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, यानी इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस डीसी, राइट। और यही अगर इस फॉर्म में हो जाए so this is called AC, variable AC, okay। if we have a wave like this, say this is 10 and this is minus 10, so this is steady AC, while magnitude same, only the direction is changing. Every time if you will see the magnitude is 10, so this is constant DC, but what is their direction is changing, right। तो DC और AC में जो हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो इससे करते हैं, डायरेक्शन चेंज होती है या नहीं होती है, और डायरेक्शन में चेंज होना चाहिए पीरियोडिकली, यानी डिफाइंड पीरियड के बाद डायरेक्शन चेंज होती है, राइट। तो इस टाइप से बहुत सारी वेव फॉर्म पॉसिबल है DC के लिए भी और AC के लिए भी, बट हम जो पढ़ते हैं स्टैंडर्ड, दैट इज कॉल्ड हार्मोनिक AC। हम जो पढ़ते हैं उसको बोलते हैं हार्मोनिक AC। ये हार्मोनिक वर्ड आप लोगों ने 11th क्लास में लास्ट के 2 चैप्टर्स में पढ़ा था, कॉल्ड एज ऑसिलेशन एंड वेव्स में, ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन आर द साइन फंक्शन एंड कॉस फंक्शन, साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस आर कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिc function means the physical quantity change according to sine or cos. If you draw the sine curve, it will be like this. This is sine curve. And what about the cos curve? It's very similar to that, only it will start from maximum and everything is same. So a harmonic variation is always represented by a sine function or by the cos function, right? Like कैसे?
I is equal to I naught sine omega t. So this is current. ठीक है, it is harmonically varying current, correct? Similarly we can write voltage V is equal to V naught sine omega t, correct? If we talk about, अगर हम इस कर्व से रिलेट करें, at this point it is 0, ये t है, this is t is equal to 0, इसको बोलते हैं t is equal to 0. This is called 1/4 of the time period. 1/4 of the time period. So if I place the value here, I is equal to I naught sine omega. Omega is 2 pi upon t. T is time period. Correct? So if I place the value here 2 pi by t into t by 4. So this t 2 2. So sin pi by 2 is what? 1. Sin pi by 2 is 1. So this becomes I naught. Then at time t by 4 the current is maximum. Then this is time called as t by 2. This time is 3t by 4 and this time is t. So that is one complete cycle, right? दो बार it reached to the maximum, एक बार positive maximum और एक बार negative maximum, right? इतना clear है? That is harmonic variation, okay? एक word होता है use called as phase. हैं सब पुरानी चीज़ें बट ठीक है, तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा, याद होगा, नहीं होगा. फेज इज व्हाट? ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड फेज. साइन है तो उसके साथ ये एंगल होता है ना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो किसी एंगल का होता है, साइन कॉस टेन किसी एंगल का होता है. तो साइन के साथ जो कुछ भी है वो एंगल है, राइट? और ये एंगल होता है फेज, राइट? दिस इज कॉल्ड जीरो फेज. दिस इज कॉल्ड पाई बाई 2 फेज. दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज 2 पाई और 0. 2 पाई वेयर साइकिल इज एंडिंग या 0 वेयर अनदर साइकिल इज स्टार्टिंग. ठीक है, तो 2 पाई एंड 0 आर सेम. ओके, मैंने आपको दो चीज़ें बताई जो आपको नोटिस करनी चाहिए. वन, हार्मोनिक वेरिएशन क्या होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस, साइन कॉस कर्व की तरह. अनदर थिंग, फेज क्या होता है? फेज क्या होता है? साइन के साथ जो एंगल होता है, एक्सक्लूसिवली साइन के साथ, नॉट कॉस के साथ, साइन के साथ जो एंगल होता है, क्योंकि साइन 0 इज 0. ओके, तो साइन के साथ जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड फेज. इज इट क्लियर? राइट. यहाँ पे वेव में देखेंगे तो फेज इज 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड ऑल मैक्सिमम. ओके, नाउ इफ आई राइट V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t plus phi. ठीक है, that means the phase of voltage is omega t. If I take the voltage as a reference phase, then I will say the current I is leading. और ये टर्म्स ना, बस ये टर्म्स समझनी है आज, ठीक है? बाकी तो फिर नोट कर लेंगे. बी फोकस्ड. और ये थोड़ा सा ही है, ये समझ में आ जाएगा, फिर कुछ नहीं है चैप्टर में. आई इज लीडिंग वी बाई 5. ठीक है, आई इज लीडिंग वी बाई 5. ठीक है, करंट वोल्टेज से 5 फेज आगे है. ओके, इफ आई राइट V is equal to V naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus 5, then what you will say? करंट वोल्टेज से 5 पीछे है, करंट वोल्टेज से 5 फेज पीछे है. दैट मीन्स I lag behind
v by 5, I lag behind v by 5. करंट वोल्टेज से आगे पीछे, ठीक है. अगर दोनों ही साइन ओमेगा टी हो जाते हैं तो बोथ आर इन सेम फेज. तो करंट वोल्टेज आगे पीछे हो सकते हैं, सेम फेज में हो सकते हैं, ठीक है. एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं. ये एक कैपेसिटर है, ये स्विच, ये हमने बैटरी लगाई. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. अभी ये अनचार्ज है तो वोल्टेज कितना, 0. वोल्टेज इज 0. ये स्विच ऑन किया एट t इज इक्वल टू 0. एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू 0. ओके, बट करंट इज मैक्सिमम. इनिशियली ये चार्ज होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे चार्ज होता जाएगा करंट कम होता जाएगा, ठीक है. एंड फाइनली जब फुल्ली चार्ज तो करंट 0, राइट. तो एट दिस टाइम I is maximum. आफ्टर लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम बाद वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट 0. So this is what where we can say it is not like that voltage बढ़ा तो करंट भी बढ़ा, which we are studying till date. आज तक तो हमने यही पढ़ा है ना, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम हो जाएगी तो करंट भी कम हो जाएगी, ठीक है. क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर, यही पढ़ा है ना. तो ऑब्वियसली अब तक यही पढ़ा है तो यही बात करेंगे. बट ऑल्टरनेटिंग करंट मीन्स देयर मे बी अ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू, वोल्टेज एंड करंट के बीच में. इट मे हैपन करंट मैक्सिमम वोल्टेज 0 एंड इट मे हैपन वोल्टेज मैक्सिमम करंट 0, राइट. And this happens because of the two components. One is called capacitor and another is called inductor. Inductor याद आया, अभी पिछली क्लास में ही पढ़ा था. इंडक्टर, इंडक्टर में EMF होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, ऐसा हमने पढ़ा था, ठीक है. अभी जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट 0, EMF मैक्सिमम, एट t इज इक्वल टू 0, I इज इक्वल टू 0, E इज मैक्सिमम. धीरे धीरे करंट बढ़ता जाएगा, फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगा. जब करंट कांस्टेंट हो गया तो EMF 0 हो जाएगा. तो आफ्टर लॉन्ग टाइम I मैक्सिमम, EMF 0. तो इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर द टू कंपोनेंट्स जो फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं. और कितना फेज डिफरेंस है इनमें, 1 इज 0 अदर इज मैक्सिमम, तो दैट फेज इज पाई बाई 2, ठीक है. लाइक यहाँ पे अगर हम देखें डायग्राम में, दिस इज 0, दिस इज मैक्सिमम, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, एक 0 और एक मैक्सिमम, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई बाई 2, ठीक है. कैपेसिटर में करंट आगे होती है, जब वोल्टेज 0 होती है तो करंट मैक्सिमम होती है. कैपेसिटर में करंट आगे होती है, करंट लीड वोल्टेज बाई पाई बाई 2, एंड इंडक्टर में करंट लैग्स वोल्टेज बाई पाई बाई 2, करेक्ट, ठीक है. इतना सब कुछ क्लमसी वेव डायग्राम से समझना मुश्किल होता है, तो हम इसके लिए एक बहुत इजी मेथड यूज करते हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए. दैट इज कॉल्ड फेजर डायग्राम. फेजर डायग्राम, फेजर इज व्हाट, जो फेज बताता है, विच टेल्स द फेज ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, वोल्टेज या करंट का क्या फेज है. इसको हम ऐसे 4 क्वाड्रेंट से, जो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला क्वाड्रेंट है, उससे रिप्रेजेंट करते हैं. एक वेक्टर क्वांटिटी से एरो, एंड ये एरो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए ओमेगा स्पीड से. ओमेगा इज व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी.
the frequency with which current is changing, या frequency with which current is voltage is changing. अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में देखें तो ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड के टर्म्स में देखें तो ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी. ये हमारी रेफरेंस एक्सिस होती है, ये हम t इज इक्वल टू 0 लेते हैं. ओके, तो हाउ मच एंगल इट हैज डिस्प्लेस्ड, ओमेगा टी. ठीक है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहे हैं तो कितना एंगल हो गया, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज फेज. ये फेज हुआ. इफ आई मेक, ये वी वेक्टर है, इफ आई मेक आई लाइक दिस और ये एंगल फाई है, सो व्हाट वी विल से, इसे देखते ही पता चलता है करंट वोल्टेज से पीछे है. कितना, फाई. करंट इज बिहाइंड वोल्टेज बाई फाई. ठीक है, इफ आई टेक दिस एज ए करंट एंड ये पाई बाय 2 है, तो व्हाट यू विल से, करंट लीड्स द वोल्टेज बाई पाई बाय 2. करंट वोल्टेज से आगे. साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है. ठीक है, वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, करंट आगे या पीछे होगा, तो वोल्टेज से करंट आगे है जब हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और दूसरा वाला येलो वाला करंट देखेंगे तो वो पीछे है. तो इसके बारे में बोलेंगे करंट इज बिहाइंड वोल्टेज बाई फाई, एंड इसके बारे में बोलेंगे करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाई पाई बाई 2, जो भी एंगल होगा. ठीक है, राइट. तो अगर मैं ये डायग्राम इन तीनों के लिए बनाऊं, किसके लिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर के लिए. इट्स फॉर रेजिस्टेंस, वी आई, ओमेगा टी, दोनों सेम फेज में. जब वोल्टेज ज़्यादा तो करंट भी ज़्यादा, वोल्टेज कम तो करंट भी कम, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो, जो कि हमने आज तक पढ़ा है. करेक्ट. इफ आई ड्रॉ इट फॉर एन इंडक्टर, if this is voltage, then current is behind by pi by 2. ठीक है, this is for inductor. And if I draw it for the capacitor, this is V and this is I, right, and this is pi by 2, this is omega t. ठीक है, so इससे हमें एकदम क्लियरली पता चलता है, राइट. हेलो, अच्छा, मैं कभी लगेगा 5-7 मिनट तक, मैं करके भेजता हूँ. राइट. नाउ लुकिंग ऑन टू दिस डायग्राम, हम ये बता सकते हैं क्लियरली. हाँ रिया, नहीं, ओके. लुकिंग ऑन टू दिस डायग्राम वी कैन टेल सर्किट में इंडक्टेंस का ज़्यादा है, ठीक है, या कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज़्यादा है. ठीक है, अकॉर्डिंगली वी कैन टेल सर्किट इज प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, और इज अ कॉम्बिनेशन. ठीक है, एंड विच कंपोनेंट इज मोर, लाइक इफ आई से दिस इज V एंड दिस इज I. करंट अगर वोल्टेज के पीछे है तो विच इज मोर प्रोमिनेंट, इंडक्टर. ठीक है, वी हैव टू टेल विद द इंडक्टर और कैपेसिटर. तो हम बोलेंगे ये इफेक्टिव सर्किट इज इंडक्टिव, इफेक्टिव सर्किट इज इंडक्टिव. करंट अगर पीछे है तो सर्किट का जो ओवरऑल इफेक्ट है वो इंडक्टिव होता है. करंट अगर आगे है तो सर्किट का ओवरऑल इफेक्ट कैपेसिटिव होता है. ठीक है, इन जनरल हमारी कोशिश होती है कि ना इंडक्टिव हो ना कैपेसिटिव हो. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इंडक्टर यूज़ करना हमारी मजबूरी है. क्यों, फैन है, फैन में कॉइल होती है, कॉइल है तो इंडक्टर है. ठीक है, कोई भी सिस्टम आप उठा लो उसमें एक कॉइल होती है, कॉइल है तो इंडक्टर है. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जहाँ भी हम इंडक्टर यूज़ करते हैं, जैसे फ़ैन यूज़ किया, तुम पानी की मोटर ले लो, कोई भी A to Z मोटर, एंड बिना मोटर की ज़िंदगी चलती नहीं है. ठीक है, A to Z कोई भी मोटर पिक करो वो इंडक्टर है, और हर मोटर के साथ एक कैपेसिटर लगा होता है. चाहे फ़ैन की मोटर देख लो,
चाहे पानी वाली मोटर देख लो, कोई भी मोटर देखो, हर इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर हम यूज़ करते हैं। क्यों? हम नहीं चाहते कि ये फेज डिफरेंस हो, ठीक है, इट इज़ अनवांटेड। ये जो फेज डिफरेंस होता है ये अनवांटेड होता है, तो हमें इसको अवॉइड करने के लिए जितना हम इंडक्टिव इफेक्ट होता है उतना ही कैपेसिटिव इफेक्ट डाल देते हैं, तो नेट इफेक्ट क्या हो जाता है, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जीरो हो जाता है। क्योंकि कैपेसिटर करंट को आगे पुश करता है, इंडक्टर करंट को पीछे पुश करता है, और अगर दोनों इक्वल हो जाए इस तरह से कि जितना वो आगे पुश करे उतना ही वो पीछे कर दे, तो क्या होगा, नेट इफेक्ट दोनों का जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एसी, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? आर, एल एंड सी, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये 3 कंपोनेंट होते हैं, जिसमें रेजिस्टेंस तो बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे डीसी में काम करता था, ठीक है। इंडक्टेंस और कैपेसिटर की वजह से करंट के फेज चेंज होते हैं, हार्मोनिक वेरिएशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड कॉस। व्हाट विल बी द इक्वेशन? ठीक है, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और साइन की जगह कॉस भी हो सकता है, साइन की जगह कॉस भी हो सकता है। सिमिलरली I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। पहली चीज, मतलब धीरे धीरे एक एक करके कलेक्ट करते रहो, ठीक है। ये हो गया हार्मोनिक वेरिएशन, ठीक है। अब इसमें फेज क्या होता है? साइन के साथ जो कुछ भी है, साइन के साथ जो कुछ भी है टोटल व्हाटसोएवर इज इट, ठीक है। अगर ओमेगा टी है तो ओमेगा टी प्लस फाई है तो ओमेगा टी प्लस फाई, यानी ये जितना भी कुछ है साइन के साथ, दिस इज कॉल्ड फेज। गो स्लो, कीप ग्रास्पिंग, इकट्ठा करते रहो, ठीक है। हार्मोनिक वेरिएशन व्हेन इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, राइट। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक डेरिवेशन किया था जिसमें ये इस फॉर्म में आया था, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, दैट वाज डेराइव्ड and it is written as E naught sin omega t. So that time I said ये alternating EMF है, ये alternating EMF है क्योंकि ये हार्मोनिक वेरिएशन है, करेक्ट। तो हार्मोनिक करंट या हार्मोनिक वोल्टेज यू विल ऑलवेज राइट इन द फॉर्म ऑफ साइन और कॉस, ठीक है। देन फेज, साइन के साथ जो कुछ भी होगा, नॉट विद कॉस, ठीक है। साइन के साथ, अगर आपको इक्वेशन कॉस में दी है तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, इतनी ट्रिग्नोमेट्री सबको आती है, ठीक है। साइन कॉस में दिया है तो उसको पहले साइन में कन्वर्ट कर लो, और फिर जो यहाँ पे आएगा उसको हम फेज बोलते हैं, करेक्ट। इज इट क्लियर? इतना फिट हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, 3 कंपोनेंट, कौन कौन से? R, L, C, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। AC में तीनों काम करते हैं, DC में सिर्फ रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। AC में तीनों काम करते हैं और DC में सिर्फ रेजिस्टेंस काम करता है। इंडक्टर और कैपेसिटर DC में फॉर शॉर्ट पीरियड काम करते हैं, लाइक कैपेसिटर ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब चार्ज हो रहा होता है, ठीक है, उसके बाद उसका रोल खत्म, उससे करंट फ्लो नहीं होता। इंडक्टर जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वो सेल्फ इंडक्शन फिनोमेना होता है, करंट में चेंज होता है, उसका अपोज करता है, तो एक बैक EMF या सेल्फ इंड्यूस्ड EMF होता है, वो करंट के चेंज का अपोज करता है, ठीक है। वो अपोज करता रहता है लेकिन फिर भी करंट बढ़ता रहता है, और एक टाइम पे आके करंट मैक्सिमम हो जाता है, और जब करंट मैक्सिमम हो गया तो करंट में चेंज होना बंद हो गया, तो EMF बंद हो जाएगा, EMF जीरो हो जाएगा। तो इसलिए कैपेसिटर और इंडक्टर DC में यूजलेस है, ठीक है, DC में इनका कोई काम नहीं होता। AC में ये परफेक्टली वर्क करते हैं, ठीक है। क्यों? कैपेसिटर में वोल्टेज कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो चार्ज भी कंटिन्यूसली चेंज होगा, तो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज होगा, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ चार्ज है तो करंट भी है। सिमिलरली इंडक्टर में कंटिन्यूस चेंज इन करंट, इफ कंटिन्यूस चेंज इन करंट तो कंटिन्यूस EMF, तो कंटिन्यूस वोल्टेज भी होगा, राइट।
तो डीसी में सिर्फ एक कंपोनेंट होता है रेजिस्टेंस, और एसी में 3 कंपोनेंट होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, और ये तीनों ही करंट को अपोज करते हैं। ठीक है, जो ऑपोजिशन होता है, ये तीनों जो अपोजिशन पोज करते हैं इन फ्लो ऑफ करंट, अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ये तो हम सिंपली जानते हैं, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं ना। और ये जो अपोज करते हैं उसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंस। व्हाट इज द नेम? रिएक्टेंस। दोनों ही रिएक्टेंस बोलते हैं, ये इंडक्टिव और ये कैपेसिटिव, और तीनों की यूनिट ही ओम होती है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह अपोज करते हैं, लेकिन उसको हम नाम रेजिस्टेंस ना देके रिएक्टेंस बोलते हैं। करेक्ट, रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस दो चीजें हो गई। डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस होता था, एसी में रिएक्टेंस भी है, रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, एंड दिस कंबाइंड टोटल अपोजिशन, जो ये टोटल रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस मिला के, इसको हम नाम देते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज टू इम्पीड, इम्पीड मीन्स रिटार्ड। ठीक है, इम्पीडेंस इज द टोटल अपोजिशन, राइट? सो व्हाट इज देयर? इन डीसी ओनली रेजिस्टेंस वर्क, in AC all three work: resistor, inductor and capacitor, right? And all three oppose. The opposition by resistance is called resistance, and opposition by inductor and capacitor is called reactance. If it is inductor तो called as inductive reactance, if it is capacitor तो called as capacitive reactance. इतना clear? And तीनों का unit ohm, right? Resistance तो जो रेजिस्टेंस था वो हमने पढ़ा ही है। ठीक है, अब ये इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसको हम बोलते हैं एक्स एल, दैट इज एक्स सी, ऐसे करके डिनोट करते हैं। एक्स एल मीन्स एल वर्ड यूज हो गया तो इंडक्टिव, एक्स इज फॉर रिएक्टेंस, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। करेक्ट? नाउ XL ये डिपेंड करता है कितना होगा, दैट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली XC भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और XL भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। रीजन, इंडक्टर कैसे अपोज करता है? जब उसमें करंट चेंज होता है तो वो अपोज करता है। करंट चेंज हुआ, अब करंट जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से चेंज होगा उतना ज़्यादा अपोज होगा। करंट जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, यानी बहुत तेज़ी से अगर करंट चेंज होगा तो अपोज भी ज़्यादा होगा। ठीक है, और स्लो करंट चेंज होगा तो अपोज कम होगा। तो इट बिकम ओमेगा एल। ओमेगा इज व्हाट? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या वी कैन से 2 पाई एफ एल ओम, राइट? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इंडक्टेंस हमने पढ़ा था। अगर सोलेनॉइड के इंडक्टेंस की बात करें तो ये हमने डिराइव किया था, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, राइट? एक मिनट तो वो उस लड़के को मैंने मना कर दिया था। ठीक है, कोई को पता है क्यों कर दिया था। राइट? ठीक है, अगर इंडक्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो XC इज
1 by omega c, that is 1 by 2 pi fc, and this is also ohm. ठीक है. रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एट ऑल. रेजिस्टेंस के लिए तो आप सोच लो जैसा डीसी में होता है सेम वैसे ही एसी में होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है. जो एडिशनल है वो बस ये एल और सी है. ठीक है, और यही पूरे उसमें धमाल मचाते रहते हैं. ठीक है, तो इंडक्टर भी अपोज करते हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है. कैपेसिटर भी अपोज करते हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है. ओके, इतना समझ में आ गया? राइट. यहाँ तक कुछ पूछना है? नहीं. फिट करना है दिमाग में. ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस जो मैं कर रहा हूँ, दिस प्रोसेस इज टू क्रिएट, ठीक है, एन अवेयरनेस कि ऐसा भी कुछ होता है. ठीक है, अदरवाइज व्हेन यू आर राइटिंग यू आर जस्ट पैसिव, बस लिख रहे हो तो कुछ भी पढ़ा दो तुम्हें. ठीक है, उस टाइम तुम लिख ही रहे होते हो बस. ओके, समझ गए ना? 3 चीज़ें होती हैं. कौन कौन सी? रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, और तीनों अपोज करते हैं करंट को. ठीक है, राइट. नाउ वोल्टेज इन रजिस्टर होता है IR, तो वोल्टेज इन इंडक्टर क्या होगा? IXL. वोल्टेज इन कैपेसिटर क्या होगा? IXC. सो सेम ओम्स लॉ की तरह ये भी वैलिड है. ठीक है, जो अपोज है करंट इनटू अपोजिशन इज वोल्टेज. ठीक है, और जो टोटल होता है इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इज व्हाट? टोटल. ठीक है, नॉट स्ट्रेट सम, इट इज कॉल्ड फेजर सम या वेक्टर सम. इधर फेजर सम और वेक्टर सम. फेजर सम ऑफ R, XL एंड XC. R, XL एंड XC, इसको बोलते हैं Z. ठीक है, तो टोटल वोल्टेज की बात करेंगे तो करंट इनटू टोटल अपोजिशन, V इज इक्वल टू IZ. राइट. बाकी सब ऑलमोस्ट सेम वही डीसी वाला है, सिर्फ बस ये R, XL, XC, Z ये कुछ नई नई चीज़ें हैं. ठीक है, अगर हम डीसी में होते तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाता है R1 प्लस R2 सीरीज में, है ना? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन. टोटल रेजिस्टेंस ये हो जाता है सीरीज में. ये R, ये XL, ये XC. AC के लिए ये सिंबल होता है ऐसे, वही वेव वाला डायग्राम एक सर्कल के अंदर. लेकिन DC के लिए हम ऐसे बैटरी बनाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. ठीक है, AC में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है. राइट. इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. In some of the country it is 60 hertz, right? 50 hertz and 60 hertz is a frequency that is sufficient enough to maintain the glow and all working, right? अगर ये frequency बहुत कम हो जाए, say 5 hertz something, तो और अगर हम एक bulb use करें, so then bulb will flicker. ठीक है, but ये frequency 50 और 60 hertz is sufficient enough to avoid the flickering in the equipments. नहीं, तो इंडिया में 50 हर्ट्ज यूज होती है. अगर डीसी होता तो हम सीधे सीधे तीनों को ऐड कर देते, ये RO में, ये XLO में और ये XCO में. अगर डीसी होता तो सीधे सीधे ऐड हो जाता. AC होता है तो सीधे सीधे ऐड नहीं होता. द टोटल रेजिस्टेंस या टोटल इम्पीडेंस इज R स्क्वायर प्लस XL. ये साइन हम यूज़ करते हैं कि बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दो. ठीक है, XL माइनस XC स्क्वायर. एज आई टोल्ड यू, हम हर एक इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं. हर एक इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं, दोनों एक दूसरे को के अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 5 ओम इंडक्टर यूज़ कर रहा हूँ और 5 ओम ही कैपेसिटर यूज़ कर लूँ तो इट बिकम प्योरली ए डीसी सर्किट, क्योंकि वो दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। तो प्योरली इट विल वर्क एज ए डीसी सर्किट जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का कोई रोल ही नहीं है, राइट। तो हमारा जो पर्पस होता है, मेनली जो पर्पस होता है वो ये होता है कि ना तो सर्किट इंडक्टिव हो ना ही सर्किट कैपेसिटिव हो, बट टू रीच टू दैट स्टेज कि ये सम जीरो हो जाए बहुत मुश्किल होता है। तो व्हाट वी से इट बिकम क्लोज टू जीरो तो चलेगा, ये क्लोज टू जीरो हो जाए यानी एक्सएल और एक्सी का सम क्लोज टू जीरो हो जाए, सो देन इट इज गुड। सोल ले कोई बात नहीं, कुछ नहीं। होता है, स्कूल में काम करके आया वो, ठीक है। तो हाँ, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जिस तरह से इम्पीडेंस एक दूसरे के अपोजिट हो जाता है और ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे ही वोल्टेज सॉल्व करते हैं। वोल्टेज क्या होगा? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी स्क्वायर। ये वोल्टेज यहाँ पे वी आर, ये वोल्टेज वी एल और ये वोल्टेज वी सी, ठीक है, राइट। इसको अगर हम फेज से देखें, इतना तो समझ में आ गया होगा, याद भी रखना होता है। मान लो ये मेरा करंट है, सीरीज सर्किट है तो करंट तो सब में सेम ही होगा, एज इन डीसी। सीरीज सर्किट है तो करंट तो सब में सेम होगा, सब में सेम है। अब वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम फेज में होती, वोल्टेज रेजिस्टेंस में सेम फेज में, तो ये हो गई रेजिस्टेंस वाली वोल्टेज। इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, इंडक्टर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, तो वोल्टेज वाला वेक्टर किधर आएगा? ऊपर नीचे। करंट पीछे है तो वोल्टेज आगे हुई तो ऊपर आएगा। तो ये VL। और कैपेसिटर में करंट आगे तो कैपेसिटर वाली वोल्टेज किधर होगी? पीछे, ठीक है। तो ये नीचे हो गई। अब आप इन तीन वेक्टर को सॉल्व कर सकते हो, तीन वेक्टर ही तो है, ये VL, ये VC और ये VR, ठीक है। तो तीन वेक्टर को सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे? ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कौन सा बड़ा है? VL, तो इसमें से ये कम हो जाएगा, ठीक है। लोग ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? अगर मैं ऐसे अभी लिखूंगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और ये डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर, तो कितना हुआ नेट डिस्प्लेसमेंट? नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 8 इधर, 5 इधर एंड देन 4 इधर, तो कितना हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? भगवान तुम्हारा भला करे। 5 हो गया ना टोटल। एट एंड 5 एक दूसरे के अपोजिट, तो इनका रिजल्ट कितना? 3। तो इन दोनों का रिजल्ट आ गया 3 और फिर 4 इसके परपेंडिकुलर, तो टोटल कितना हो गया? √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड देन कितना आया? 5, ठीक है। तो ये वेक्टर ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको वेक्टर की तरह कैलकुलेट करो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि कुछ ऐसा अजीब अजीब सा तुमको नज़र आ रहा होगा,
ठीक है, एक्स जेड, अभी वाई कहाँ है ये नहीं पूछा किसी ने, एक्स भी आ गया, जेड भी आ गया, वाई कहाँ गया, सारे अल्फ़ाबेट आ जाएंगे, अभी आर भी आ गया, एल भी आ गया, सी भी आ गया, अभी क्यू भी आएगा, ठीक है, राइट, इतना समझ में आया। हम एसी क्यों यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा सवाल कि इतना सब घपला है तो करते ही क्यों है एसी यूज़, सीधे सीधे देसी क्यों नहीं यूज़ करते, नहीं, राइट। एक हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड एक डिवाइस होती है कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर, कॉल्ड एज ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर एक वोल्टेज से दूसरी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है बिना किसी एनर्जी लॉस या एनर्जी गेन के। आप 10,000 वोल्ट को 1 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो और 1 वोल्ट को 10,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग द ट्रांसफार्मर, ठीक है। जब पावर ट्रांसमिट होती है तो वायर के थ्रू होती है और वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इवन जो वायर है, जितने भी आप ये देखोगे ना इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन, पोल्स लगे होते हैं, वायर होते हैं, ठीक है, इन वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, तो वो रेजिस्टेंस हुआ आर, इनमें कुछ करंट भी फ्लो होगा, तो कितना पावर लॉस होगा, आई स्क्वायर आर, और ये पावर लॉस स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करता है। अगर हम एक छोटी सी कॉलोनी लें, सपोज से सेक्टर 4, सो पता चलेगा कि 50 मेगावाट इसकी पावर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। 50 मेगावाट मीन्स 50 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉट। हमारे घर में जो वोल्टेज होती है दैट इज 220 या 240। आई टेक फॉर एन एवरेज पर्पस 200 वोल्ट लूँ, तो इफ आई टेक 200 वोल्ट तो हाउ मच इज दिस, 1 2 4 एंड 25, 250 किलो वॉट, इतना पावर लॉस हो गया, ठीक है, इतना पावर लॉस हो गया, सॉरी करंट, ये तो करंट आई ना, 250 25 इंटू 10 टू द पावर 4, ये तो करंट आई। और अभी पावर की बात करें तो इसका स्क्वायर इंटू जो भी रेजिस्टेंस होगा। बट इफ वी डू दिस वर्क एट 20,000 वोल्ट, सोचो करंट 1/100 हो गया, करंट 1/100 हो गया तो पावर लॉस 1/10 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। और अगर हम ये काम 200,000 पे करें तो पता चलेगा पावर लॉस नेग्लिजिबल हो गया। तो इसलिए जितना भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है वो बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है, बहुत हाई वोल्टेज, राइट। यू वुड हैव सीन कभी जाते हुए जनरल फॉर्म्स में, खेतों में बहुत बड़े बड़े टावर होते हैं, बहुत बड़े बड़े टावर बहुत हाइट तक होते हैं और उन पे वायर जा रहे होते हैं, वो होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। ये जो हमारी कॉलोनी में गली में आ रहे होते हैं ये तो 440 वोल्ट होता है, ठीक है, वो बहुत हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन होता है। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन मीन्स करंट इज़ वेरी स्मॉल, इफ़ करंट इज़ वेरी स्मॉल तो पावर लॉस नेग्लिजिबल हो जाता है। इफ़ वी यूज़ डीसी तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर डू नॉट वर्क विद डीसी, ट्रांसफॉर्मर डीसी के साथ काम नहीं करता, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स चेंज इन करंट, और डीसी में करंट चेंज होता नहीं है, तो इसलिए ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करता। तो पहले जब एसी इन्वेंट नहीं हुई थी, इट इज़ नॉट वी हैव एसी सिंस वेरी स्टार्ट, तब डीसी होती थी एंड लोकलाइज्ड पावर हाउस होते थे, क्योंकि अगर पावर हाउस बहुत दूर है तो देन व्हाट विल हैपन, जितनी वो पावर बनाएगा उतनी तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगी। तो लोकलाइज्ड पावर स्टेशन होते थे, यानी एक छोटा सा ग्रुप ऑफ हाउसेज है उसके पास एक पावर हाउस हो गया, ठीक है।
तो दैट्स वाई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हर जगह पावर हाउस क्रिएट नहीं किया जा सकता था। ओके, सो देन व्हाट इज देयर, अब क्या है, हम कहीं जंगल में पावर हाउस बनाते हैं सो दैट इट इज़ नॉट डिस्टर्बिंग द पॉपुलेशन, और फिर वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन कर लेते हैं, एंड दैट कुड बी पॉसिबल ओनली बाय द ट्रांसफार्मर। सो ट्रांसफार्मर इज ए वेरी बिग इक्विपमेंट। अगर आप देखोगे पावर लॉस का सीन, जो अगर वोल्टेज नापना शुरू करो, एक कॉलोनी में इलेक्ट्रिसिटी ऐसे अंदर आई गेट से, सोचो वायर जा रहा है, तो जो फर्स्ट हाउस होगा और जो लास्ट हाउस होगा दोनों की वोल्टेज में डिफरेंस होगा। क्यों? धीरे धीरे वोल्टेज कम होती जाती है, ये करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज कम होता जाता है, तो लास्ट हाउस में वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो इस वोल्टेज ड्रॉप को ख़त्म करने के लिए हम देखोगे हर जगह 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 ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ठीक है, हर छोटा सा जहाँ एक ग्रुप होता है वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, सो दैट जितना उसने वोल्टेज कम किया वो ट्रांसफार्मर वापस बढ़ा देगा। तो इस तरह से पावर लॉसेज, मतलब जितना वोल्टेज कम होगा ना उतना ज़्यादा नुकसान होगा, और वो नुकसान किसका होता है? हमारा नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है। हमारा तो कहाँ से शुरू होता है सिस्टम? मीटर से। मीटर से पहले का सब कुछ किसका है? गवर्नमेंट का। ठीक है, सो दैट्स वाई मतलब AC इज गुड, मतलब हर जगह AC यूज़ होता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड AC ही यूज़ होता है। DC स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ होता है, लाइक AC वी कैन नॉट स्टोर, electricity can be stored in the form of DC, like the battery. Batteries are DC. तो that's why we use inverter, हम inverter यूज़ करते हैं। What does the inverter does? क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम तो AC है। इन्वर्टर क्या करते हैं, जो DC है उसको AC में कन्वर्ट करता है, बट वी हैव मोबाइल एज ए बैटरी विच इज़ DC। तो DC टू AC एंड AC टू DC कन्वर्जन हमारा हम करते रहते हैं। लाइक यू आर यूजिंग ए मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर में आगे एक डिब्बा होता है, इट्स नॉट ए सिंपली वायर, एक डिब्बा होता है। उस डब्बे को आपकी जगह जब ख़राब हो जाए तो उसको तोड़ के देखना, उसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है और कुछ नहीं होता। वो ट्रांसफार्मर क्या करता है, जो हमारे उसकी वोल्टेज है से 6 वोल्ट है, तो वो ये जो 220 आ रही है उसको 6 वोल्ट में कन्वर्ट करके और AC को DC में कन्वर्ट करके वहाँ भेज देता है। इन्वर्टर क्या करते हैं, हम 12 वोल्ट की बैटरी यूज़ करते हैं। जो बैटरी यूज़ होती है वो 12 वोल्ट होती है, और जो हमारी सप्लाई है वो 220 वोल्ट होती है। तो इन्वर्टर कन्वर्ट DC इंटू AC एज वेल एज वोल्टेज भी, 10 वोल्ट टू 220 वोल्ट। सो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, एक 12 वोल्ट से 220 में कन्वर्ट करने का, वो ट्रांसफार्मर करता है, और एक होता है DC से AC में कन्वर्ट करने का, राइट। सो दैट्स वाई AC बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। चलो पक लिया, आज बहुत है।